चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, चलो करें पढ़ाई शुरू। दिखाइएगा कहां तक पढ़ा दिया था कल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अच्छा, आर वाला भी बता दिया था। ठीक है, खत्म करें आज। चलो लिखो, हैंग डालो। एप्लीकेशन नंबर 3, लास्ट एप्लीकेशन है। टू फाइंड internal resistance of cell using potentiometer। आज पोटेंशियोमीटर और सुनिए, 30-40 मिनट है तो 10 मिनट का ही, आधा घंटा और सिखाता हूं आपको बारीकियां, आपको पोटेंशियोमीटर का डर हटे और आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ। सुनते जाइए। पहले कुछ पुराना रिवाइज कराता हूं जो मुझे इसमें आवश्यकता है। कल कुछ होमवर्क दिया था, ठीक। तो एक सेल लगा हुआ है, सीरियसनेस पर आइए वापस। सेल लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या आप करंट निकाल सकते हो एक बार में? सभी को पता है। ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? यकीन मानिए, अगर पूरा सर्किट बंद है, एक ही सेल है, तो पक्का पक्का वो डिस्चार्ज ही तो होगा, क्योंकि सर्किट में करंट वही तो डिलीवर कर रहा है। वो डिलीवर करेगा तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं। आपको कहा जाए इन पॉइंट्स के बीच में टर्मिनल वोल्टेज बताइए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो अपना पुराना तरीका VA माइनस IR प्लस E बराबर, तो VB माइनस V E माइनस IR। यही तो क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज। क्या सर मैं यहां से चल लूं तो ये यहां से चलूं तो VB माइनस IR बराबर V। सर ये तो मैं फंस गया, आप कहते थे कि दोनों से सेम आंसर आता है। क्या ये सेम है या अलग अलग है? ये दिखने में अलग है, पर आप जानते हो मैंने इसको प्रूफ भी करके दिखाया था, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही थी। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने इसको बोल दिया टर्मिनल वोल्टेज V। अब मुझे R चाहिए, बताओ R कैसे आएगा? इधर ले जाओ, E माइनस V बाय I। आई बताओ, आई V बाय। ये फॉर्मूला भी हम काम में लेंगे। इसमें एक एक टर्म को बोलो तब मजा है। ई कौन? EMF। V कौन? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल बोलो या अक्रॉस रेजिस्टेंस बोलो, और आज समझो ये दोनों सेम होते हैं। सेम होते हैं क्योंकि ये भी तो वही पॉइंट है। आपको पूछे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे सर इससे देखूंगा तो E माइनस IR, इससे देखूंगा तो तीसरा शब्द बोलो सर ये सेम भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स सेम है। ये भी A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच। बोलो हाँ है क्या? पहले इस बात को लिखो, ये काम आएगा, अभी मैं काम में लूंगा इसको। बढ़िया खुश मन से बातों को सीखो और सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनो। अब एक्सपर्ट उस पर आओ कि नहीं सर मुझे और बेहतर चीजें सीखनी है, काम चलाऊ नहीं है।
कुछ बन गए, कुछ बनने नहीं, परफेक्शन की तरफ बढ़िए और जिद करिए कि सर मुझसे सारे बनने चाहिए, कंसेप्ट सारे आने चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए। बड़ा लॉजिकल है ये वाला टॉपिक। बढ़िया समझ लोगे तो आपको ये शानदार समझ में आ जाएगा और बढ़िया बात है। डायग्राम बना लो फिर चालू करते हैं। अपना खुद इक्वेशन लिखने की कोशिश करना है, इसको आप एक न्यूमेरिकल की तरह लो, आपको मजा आ जाएगा कि सर कि बेसिक बात क्या है, न्यूमेरिकल की तरह लो। हाँ भाई, बोलना चालू करो। चलो, अब सुनना बहुत तसल्ली से। सबसे पहले की ओपन है, केवल सर्किट डायग्राम ही पूछा गया है। ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि आप रिवाइज करते समय सर्किट को अच्छे से पढ़ें। चार ऑप्शन में सर्किट ही बना हुआ था, आपको सिर्फ छांटना था कौन सा सर्किट डायग्राम सही है। सेल लगे होने चाहिए, कल मैंने आपको बता दिया था, दोनों प्लस एक तरफ आने चाहिए। अगर ये उल्टा लगा दोगे तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, किरचॉफ लॉ से बताया था आपको। तो छोटी छोटी बातें देखना, सारे प्लस एक तरफ आने चाहिए। अब की ओपन है, आराम से बिंदास बोलो, की ओपन है, तो क्या ये आर काम करेगा क्या? क्यों नहीं काम करेगा? करंट ही नहीं जाएगी। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में तो बोलते हैं की ओपन, जब हम इसको लैब में कराएंगे आपको ले जाकर आपको बोलेंगे भाई की ओपन रखना। थ्योरेटिकल बोलते हैं यहां का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दो। क्या एक ही बात है क्या? सोच के देख, अगर तू यहाँ इनफाइनाइट लगा देगा और की को बंद भी कर देगा तो अभी वही तो बात होगी, तब भी करंट नहीं जाएगी। तो ये एग्जामिनर के देने के तरीके हैं, वो की ओपन भी बोल सकता है या रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट भी बोल सकता है।
अब वही तरीका, इसको यहां स्लाइड करो, स्लाइड करो, एक ऐसी लंबाई लेकर आओ जब नल डिफ्लेक्शन आ जाए। माना कितने पर आया, L1। अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए, अरे सर यहां से यहां तक का वोल्टेज बोलो कितना, XL1। अब ये किसके बराबर, किसके बराबर है, ये लिखना सीख गए तो आनंद है। E या E माइनस आई आर। अब दो आंसर आ रहे हैं, एक E आ रहा है, एक E माइनस आई आर आ रहा है, दोनों को सोच लेते हैं। सुनो सुनो, नल डिफ्लेक्शन है, इसमें करंट जीरो, इसमें तो करंट है ही नहीं, इसमें करंट जीरो है, मतलब यहां भी जीरो रही होगी। अब बताओ E माइनस आई आर या E, E आई आर कैसे बोलोगे, आई आर तो है ही नहीं क्योंकि वहां तो करंट ही नहीं है। ये तो पहला तरीका। सर ये कठिन लगता है सर, पर पोटेंशियोमीटर सीखना है सर। दूसरा तरीका देख, ए पी 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 और ये भी पी होगा, क्यों, क्योंकि करंट जीरो है तो पॉइंट सेम रहेगा पोटेंशियल। बोलो क्या पहली इक्वेशन समझ में आ गई, E बराबर XL1। ये कब की लंबाई है, कब की लंबाई है, जब सेल नीचे की क्या हो, ओपन हो, दूसरे शब्दों में रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। ये उस समय की बैलेंसिंग लेंथ है, समझ लीजिएगा क्योंकि ये लैंग्वेज में सब बोली जाती है। पहला पार्ट ओके। अब मैंने क्या किया, सब की को बंद कर दिया, की को बंद कर दिया, फिर से सेटअप किया, एक ऐसी लंबाई लेकर आए, वापस इसमें क्या आ गया, नल डिफ्लेक्शन। की को बंद कर देंगे, क्या ये वाला सर्किट हमेशा ऑन रहेगा क्या, इसमें तो मस्त करंट फ्लो हो सकती है। हाँ ये करंट यहां जाए या ना जाए वो हो सकता है, पर नल डिफ्लेक्शन तो यहां जाएगी नहीं, पर इसमें तो हमेशा फ्लो हो सकती है। बताइए यहां तक ड्रॉप आया कितना, ए से लेकर एम तक, XL2। मजा आ जाएगा अगर आप लिख पाओगे। बताओ ये किसके बराबर, कोशिश करो, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर, E के बराबर या E माइनस आई आर या आई आर, नीचे करंट आई मान लो, बताओ, बोलो, लिखूं, लिखूं, दोनों सही है। और ये लिख पा रहे हो ना तो पोटेंशियोमीटर सीख रहे हो, और नहीं लिख पा रहे हो तो सीखो कि सर यही तो है पोटेंशियोमीटर। आओ ये ए ये ए, पहले इसमें लड़ाई बताओ, लड़ाई क्या सही है क्या, खत्म करो। एम 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 एम, क्या इस एम से ये एम आ सकता है क्या, अब नहीं आ पाएगा लाला, क्यों, करंट है। पर सर आप तो कह रहे हो करंट जीरो है, करंट यहां जीरो है, इधर थोड़ी ना जीरो है। बोली हाँ है क्या, अब बताओ, दो दो पॉइंट्स लो, ए और एम। सर यहां का ड्रॉप XL2, सर यहां का ड्रॉप E माइनस आई आर, वो पढ़ा कर आए हो देखो आप कोने में, यहां का ड्रॉप E माइनस आई आर, सर यहां का ड्रॉप, और E माइनस आई आर बराबर होते हैं, ये पढ़ा कर आए हो अभी देखो आप। क्या ये लिखने में आ रहा है क्या, और यही कौन है, टर्मिनल वोल्टेज, आई आर टर्मिनल है, E माइनस आई आर भी क्या है, टर्मिनल। ये दूसरी लैंग्वेज है, जब आपने की को क्या कर दिया, क्लोज। एग्जामिनर बोलता है सेल इज शंटेड बाय आर। क्या ये लैंग्वेज बढ़िया है क्या, देखो, या तो की को बंद कर दिया, दूसरे शब्दों में इस सेल के पैरेलल में क्या लगा दिया, एक आर, तो इसे बोलते हैं द सेल इज शंटेड बाय आर। तो आपको लैंग्वेज पहचाननी पड़ेगी। वो बोलेगा की ओपन, उस समय की बैलेंसिंग लेंथ L1, की क्लोज, उस समय की बैलेंसिंग लेंथ L2। ये तो सरल भाषा, अच्छी भाषा। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तब की बैलेंसिंग लेंथ L1, और जब सेल को शंट कर दिया तब बैलेंसिंग लेंथ L2। अब मुझे क्या चाहिए,
आर, आर का फॉर्मूला ये मेहनत करके आए हैं, बोलो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ई ई एक्सएल वन वी 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 एक्सएल टू। वैसे तो फॉर्मूला ही काम का है मोस्टली तो, पर आप अगर सिर्फ फॉर्मूला रट लोगे ना तो आप ये बातें नहीं सीख पाओगे कि की ओपन क्या होता है, की क्लोज क्या होता है। फॉर्मूले से आप से कुछ सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे, पर ये पूरी फील कि हाँ सर अब मैं सर बोल सकता हूं L1, सर L1 उस समय की बैलेंसिंग लेंथ है जब की ओपन है, L1 उस समय की बैलेंसिंग लेंथ है जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, L2 उस समय की बैलेंसिंग लेंथ है जब सेल को क्या कर दिया, शंट कर दिया। ये आर कौन है, आर वही रेजिस्टेंस जिसे क्या किया गया है, शंट। अब लिखिए, अब इसके 5 सवाल करके देखना, तब आपको खुशी मिलेगी कि हाँ सर लैंग्वेज पढ़कर समझने में अलग मजा है फिजिक्स पढ़ने का। अब क्वेश्चन करना है इसके, एक बार और समझाता हूं। सेकेंडरी सर्किट में करंट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है सेकेंडरी सर्किट करंट, ये बैटरी लगी हुई है, ये मस्त बढ़िया करंट दे रही है। क्या ये करंट यहां नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, पर कब, जब नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो। एट द टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन तब तो करंट जीरो है। पढ़ो, पूरा लिखना। L1 कब है, L2 कब है, जबकि क्लोज हो सेल को शंट कर दिया उस समय L2 है। हाँ भाई, पढ़े। एक्सरसाइज 1 116, एक्सरसाइज 1 116। लैंग्वेज पढ़ो, खेल लैंग्वेज का है। सवाल देखते ही इतनी कैटेगरी समझ लो, दिमाग में वो कैटेगरी वाइज ध्यान रखो कि एग्जाम में जाते ही सवाल देखते ही ब्रेन स्टिमुलेट करे कि हाँ सर बिल्कुल इसी टॉपिक से है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो प्रैक्टिस से आएगा। एक्सरसाइज 1 116, उस लैंग्वेज को पढ़ना जो लैंग्वेज काम की है। पूछना है कुछ, 116। हाँ भाई, लैंग्वेज में अटक आ रहा है। वो कह रहा है पहले बैलेंसिंग लेंथ 150 थी तो ये L1 है, बाद में सेल को शंट कर दिया, लैंग्वेज पकड़ो, शंट कर दिया मतलब ये कौन, L2। और आपको बताऊं, अगर विज्ञान पढ़ रहे हो, L2 छोटा है। क्यों छोटा है, कारण बताओ। पहले वो E को बैलेंस कर रहा था,
अब वो ई माइनस कम वोल्टेज को बैलेंस कर रहा है, इसलिए L2 छोटा आएगा। इतनी बात सीख गए ना कि सर इतनी अंदर की बातें हैं सर कि L2 सर छोटा ही होगा सर, क्योंकि पहले वो E को बैलेंस करता था, अब किसको बैलेंस कर रहा है? E माइनस आई आर को, छोटा वोल्टेज को बैलेंस करेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी छोटी होगी। खत्म, ओरली करिए। 150 माइनस 100 50, 50 बटे इंटू 2 आया। एक्सरसाइज 2 28 नंबर। लैंग्वेज पढ़िए, मैं आपको लैंग्वेज बैठाना चाहता हूं 5 बार पढ़कर कि आपको लैंग्वेज दिमाग में सेट हो जाए, पेपर में आती है आप क्लिक कर पाओ। एक्सरसाइज 2 28। एक्सरसाइज 2 28। चार पांच लाइन का इसने आलस कर दिया, 4-5 लाइन और जोड़ देता तो निबंध हो जाता है पूरा। 4 लाइन का आलस किया है इसने, 4-5 लाइन और जोड़ देता तो पूरा आनंद आ जाता, 5 में से 5 नंबर मिलते। अब सवाल है इतना बड़ा, पर आपने बातें पढ़ी हुई है ना, आप 10 सेकंड में फ्री हो सकते हो, 10 सेकंड में पढ़ो आप। बाकी बच्चा ये 2.5 से 3 मिनट में समझता है इस लैंग्वेज को, और आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि अच्छा पहले रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, इसका मतलब उस समय की बैलेंस लेंथ L1, बाद में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया मतलब सेल शंट हो गया, अब लंबाई L2, रेजिस्टेंस कितना 9.5। आपसे इंटरनल पूछा है, ऊपर वाला 2 वोल्ट 100 सेंटीमीटर केवल माहौल बनाने के लिए, उनका कोई यूज नहीं है, केवल माहौल। 2 वोल्ट 100 सेंटीमीटर, बच्चा परेशान, मुझे तो 3 वैल्यू चाहिए, तीनों दे रखी, और मुझे समझ चाहिए कि सर वो L1 कैसे हो गई। देख लिखा हुआ है ना, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उस समय की लंबाई L1 होती। यही अंतर है, आपने पिछले 30 साल के 35 साल के क्वेश्चन देख रखे हैं तो आपको लैंग्वेज पता है कि वो L1 देने के क्या क्या जुगाड़ लिख सकता है। वो L1 लिखने जुगाड़ कर सकता है कि बंद हो, कि ओपन हो, शंट हो, ये कर सकता है। कितना आंसर पूरा सॉल्व होगा, एग्जैक्ट पूरा सॉल्व होता है। 3 में से गया 0.15, ये 2 पॉइंट, ये 9.5, ये 0.3, 0.15, 0.3, 0.5 करते चलिए। एक्सरसाइज 1 103। एक सौ तीन, एक्सरसाइज 1। हाँ भाई, डायरेक्ट सवाल आसान कठिन की बात नहीं है, सवाल लड़ाई इस बात की है कि मैं प्रश्न की लैंग्वेज पढ़कर ये सोच सकूं सेल शंट, इसका मतलब वो L2 है, L1 है L, L2 है L/2, L माइनस L/2 अपॉन L/2 इंटू आर, आर बराबर आर, कितना है आर 2, उत्तर हो गया। इतना ही है भाई लड़ाई। आओ थोड़ा और पोटेंशियोमीटर आपको सिखाता हूं, लिखो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप बोलें कि पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक जो है वो है एक्स, सारा खेल एक्स का है,
एक्स क्या है? एक्स एक्स है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लॉजिक होता है इसका? एक्स का वी ए बी बाय एल। मैंने आपको कहा है इसके तीन स्टेप। पहला आई, दूसरा वी ए बी। में आई आर बड़ा रेजिस्टेंस ऑफ वायर और एक्स वी ए बी बाय एल। एक्स पे एकदम कमांड होना चाहिए। अब एक्स क्यों काम का है वो भी बताता हूं आपको, देखना। ये सेल लगाया, इससे करंट फ्लो हो रहा है, यहां पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है। ये पोटेंशियल का ड्रॉप इस ई से बड़ा होना चाहिए। ये क्या बात सिखा रहे हो? ये दमदार बात है। ये पोटेंशियल ड्रॉप इससे, भाई ये तभी तो बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा? पता हो क्या रहा है? मान लो एक्स है आपका, वीएबी है आपका 10 वोल्ट और वायर की लंबाई है 10 मीटर। इसका मतलब एक्स कितना हो गया? वीएबी बाय एल 1 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर में कितना वोल्ट? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। अब आप क्या लाए? एक सेल लेके आए 4 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? यहां लगा दिया साहब। पता है कहां कहां आएगा? यहां टच करोगे डिफ्लेक्शन आएगा, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां जैसे यहां करोगे डिफ्लेक्शन नल हो जाएगा। पूछो क्यों? ये चार बैलेंस, सर्किट में करंट जीरो। एक प्लस चार्ज देगा, एक माइनस चार्ज देगा। बात को समझो। ये वाला वोल्टेज है, वही तो यहां बिखरा हुआ है। अब मान लो आप लाए 8 वोल्ट की बैटरी, कितने की? बताओ कहां नल डिफ्लेक्शन आएगा? 8 मीटर पे। 9 कल आए 9 पर आप ये ले आए 13 वोल्ट की। क्या होगा साहब? क्या होगा? पूरे दिन प्रैक्टिकल करते रहो, नल डिफ्लेक्शन कैसे आएगा? क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के लिए कल आपको किरचॉफ लॉ याद हो और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे तो माइनस ई प्लस एक्सएल ऐसी टर्म आ रही थी। ये ड्रॉप बड़ा, ये छोटा है और ये टर्म बड़ा है। दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी जीरो आंसर नहीं देंगे। इसलिए किताबों में लिखा रहता है प्राइमरी सेल की बैटरी हमेशा कैसी होनी चाहिए? बड़ी। यहां आप बड़ी बैटरी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने बड़ी लगा दी तो बड़ी लगा दोगे तो नल डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। आप इस बात को समझें कि पोटेंशियोमीटर कोई तूफान थोड़ी ना है। पोटेंशियोमीटर में आपने क्या किया? इस वोल्टेज को इस पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नीचे सेल लाए, टच करके देखते रहे कहां डिफ्लेक्शन। मान लो 4 मीटर पर आया, 1 मीटर में 1 वोल्ट, 4 मीटर में 4 वोल्ट आंसर है सर। आपका नल डिफ्लेक्शन आया 6.5 मीटर पर, 6.5, इसका मतलब 6.5 वोल्ट है सर, इसका खत्म। इतना ही तो आसान है। आप सिर्फ वोल्टेज को क्या कर रहे हो? बैलेंस बैलेंस खेल रहे हो और उस समय क्या आ रहा है? नल डिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट कितना बढ़िया है। ये वाला ड्रॉप हमेशा सेकेंडरी सर्किट के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। लिख लो, एनसीईआरटी में एक सवाल मिलेगा, वो कहेगा कि अगर मैं ऊपर वाला सेल 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट लगा दूं और नीचे 1.5 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, क्या होगा? कभी बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आएगी। तो हमेशा VAB मस्ट बी ग्रेटर देन L, तभी बैलेंसिंग लेंथ आ सकती है बेटा, नहीं तो आएगी नहीं। किरचॉफ लॉ से समझो, बेसिक से समझो, पैरेलल इक्वल करके समझो, सबसे एक ही रिजल्ट आएगा। पोटेंशियोमीटर की बेसिक वर्किंग, एट द टाइम ऑफ रीडिंग गैल्वेनोमीटर क्या देता है? नल डिफ्लेक्शन। और इसकी सबसे फेमस इक्वेशन शायद आपको याद हो गई होगा, E बराबर
एक्सएल, ई बराबर एक्सएल। और ई एक कौन सा है, प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सेकेंडरी। सबसे फेमस तो यही है, ई बराबर एक्सएल। एक्स की यूनिट, एक्स की यूनिट पकड़ो, वोल्ट पर मीटर। कभी कभार थोड़ी ऊट पटांग दे देता है, वो ऐसा लिख देता है 5 MV पर सेंटीमीटर। अब मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ 5 पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? बातें मारने में एक्सपर्ट हूँ सर मैं, बातें मैं 2 घंटे मार लूं, गला नहीं थकता सर मेरा। ये मैं यूनिट ही नहीं पढ़ पा रहा। पहले इसको कन्वर्ट कर, ये मिली है, मिली, मिली को हटाओ, 10⁻³ ये सेंटीमीटर, इसको मीटर मत लो, सेंटीमीटर नीचे है, तो 10⁻² मीटर, तो ये होगा 5 × 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। बोले तो 0.5। कभी करो ऐसे परेशान कर देता है, एक्स ये दे दिया, पर आपको बदलना आना चाहिए, क्योंकि अपन को तो काम वोल्ट पर मीटर में ही करना है भाई, मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर में तो काम हो ही नहीं सकता। बोले चलो, अब क्या करो, एक्सरसाइज 2 को सवाल नंबर 1 से चालू करो। जो जो पोटेंशियोमीटर का सवाल मिलता जाए अभी मेरे साथ कर लो आधे घंटे में, पहले से चालू करो, जो जो नंबर मिलता जाए मैं लिखता जाऊंगा, तो आपका एक काम हो जाएगा कि पोटेंशियोमीटर से सारे कर लिए। फिर ऐसे अमीटर वोल्ट मीटर के छांटो घर पर। एक तरीका दे रहा हूं आपको कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए कि मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के सारे सवाल एक साथ करो। अब ऊपर से छांटो और मुझे नंबर बताते जाना जिसको पहले पेज पे मिले। पहले पे कोई है क्या? एक्सरसाइज 2 का पहला पेज लाओ, मैं देखता जाता हूँ, जल्दी देख लूंगा ना भाई। पहला 10वां, चलो भाई 10वां देखो, 10वां, 10वां। अब देखो क्या मस्त, इतना बड़ा सवाल है, इसलिए बच्चे पोटेंशियोमीटर छोड़ के क्या मतलब, इससे बढ़िया बायो के 4 क्वेश्चन कर लूंगा सर। और है आसान, पहले आप पढ़ लो, एक लाइन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे होगा। अब प्रश्न पढ़कर आपको आर्टिकल पता चला कौन सा है, रजिस्टेंस के कंपैरिजन वाला, तुरंत नोट्स में वो पेज खोलो, तुरंत नोट्स में वाला पेज खोलो। कल लिखाया था लास्ट में, बताओ पहली क्वेश्चन क्या आई थी, IR किसको बैलेंस करेगा, XL1, और बाद में दोनों मिलकर XL2, याद है? हो गया सवाल। बताओ पहले केस में करंट 1, पोटेंशियल ग्रेडियंट को वो क्या बोल रहा है, के, तो आ गया डायरेक्ट आंसर, R बराबर KL1। इतना आसान। इसलिए मैंने कल आपको इसको ना बॉक्स में डलवाया ना याद करवाया, क्या भी ध्यान रखिए, अपने आप आएगा। दूसरे केस में बताओ, I1, R की पुट कर दो वैल्यू KL1, I1 X के, KL1 प्लस X बराबर KL2। हो गया खत्म। और किसी को डायग्राम समझ में आ रहा हो, जब आप 1 और 2 को बंद करोगे, ओरली बताओ कौन काम करेगा, R, और उसको बंद करोगे तो R और X दोनों। बस जब R काम करेगा लाला,
तो इक्वेशन बनेगी आई आर, और जब दोनों काम करेंगे आई आर प्लस आई एक्स। हो गया। कोई फॉर्मूला, कोई रिजल्ट, कुछ नहीं रटना, इतने आसान। पर सही पढ़ा हुआ हो, सही समझा हुआ हो, तो आप जल्दी कर सकते हो। आगे भागो। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस पेज पे तो कोई नहीं है, आगे आओ। अब आया है 28। 28, 28 हो गया क्या? चलो 28 हो गया। 28 के बाद आओ 30। 30 बता दिया था, 30 कल। 30 करना है क्या अभी? चलो 30 हो गया तो अच्छी बात है। आगे आओ 34 पे आओ। 34 बढ़िया करो, अभी लगाओ 34। मेरे साथ ही करो, घर पर इसको रिवाइज करना। 34 करो। टॉपिक ओरिएंटेड काम करो कि हाँ सर, अमीटर वोल्ट मीटर, सारे अमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर, पूरा पोटेंशियोमीटर तैयार। कोई फॉर्मूला मत रटना, सिर्फ सर्किट डायग्राम सही बनाना, अपने आप होगा। एक्स की बात कर रहा है, एक्स के 3 स्टेप, कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, इतना बेसिक लेवल पे तैयार करके जाइए पोटेंशियोमीटर। हाँ आया, मैं बताता हूँ। मैंने आपको कल भी कहा था, कभी कभार डायग्राम बना हुआ नहीं आता, बनाने की कोशिश करिए। आपको पता है, एक बैटरी होगी, एक वायर होगा, एक रेजिस्टेंस और है, ये रेजिस्टेंस और लगा दिया यार। सर सब सीरीज में है क्या? हाँ, कल मैंने आपको पढ़ाते समय 3-4 बार बोला था, ये सब सीरीज में ही तो होते हैं। वायर की लंबाई बताओ बेटा, वायर की लंबाई बताओ, 4 मीटर। वायर का रेजिस्टेंस बताओ, 8 ओम। ऊपर सेल बताओ, 2 वोल्ट। सेल का दूसरा नाम सीखो, एक्यूमुलेटर। सेल का पर्यायवाची एक्यूमुलेटर, 2 वोल्ट। अब बताओ, 3 स्टेप, 3 स्टेप बोलो। पहला आई, ओरली बताइए, आई 2/8 + R। दूसरा वी ए बी बराबर आई आर 2/8 + R। रेजिस्टेंस 8, 16/8 + R। एक्स वी ए बी बाय एल, एल कितना? 4। बिल्कुल सेट स्टेप है, ये एक्स आ गया। पर सर एक्स तो दे रखा है 1 मिली वोल्ट/सेंटीमीटर। अब नहीं कर पाऊंगा सर, ये अभी आपने सिखा दिया था। मिली 10⁻³ सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻1, 0.1, 0.1 मतलब 1/10। रटना पड़ जाए फिर मतलब नहीं है पढ़ने का, फंडामेंटल चलो। एक्स के 3 स्टेप याद है, अपने आप हो गया सवाल।
एक भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है मॉड्यूल का एक्स का, बेसिक से चलो। आगे आओ, अगला अटैक करो। कौन सा? 36। 36 आओ, 36 हो गया। जब दो सेल सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते याद आ जाए, E1 प्लस E2। अपोज कर रहे हैं, E1 माइनस E2। बताओ पहले की लंबाई, पहले की लंबाई 50, बात की 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर गया। बहुत फेमस प्रोफाइल है, सपोर्ट करना अपोज करना। सपोर्ट करेगा तो E1 प्लस E2, अपोज करेगा तो E1 माइनस E2। 36, 36 के बाद 40, 40 बताओ पोटेंशियोमीटर किस काम कॉन्सेप्ट पर आधारित है? एट द टाइम ऑफ नल डिफ्लेक्शन ये सर्किट से कोई करंट को ड्रॉ नहीं करता। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। 40 के बाद आओ, हो गए सारे। अभी एक्सरसाइज 2 के सारे पोटेंशियोमीटर के आपने कर लिए, इस तरह से करिए। आज एक्सरसाइज 1 के करिए, लिख लो होमवर्क में। 103 से लेकर 120, 103 से 120 15 मिनट में कर सकते हो, फ्री। 15 मिनट में आपने कर लिए, हो गया खत्म। फिर 15 मिनट में करो सर, अब एक्सरसाइज 3 के करूंगा, 15 मिनट में एक्सरसाइज 3 के हो जाएंगे। कर लोगे रिवाइज, पूरा तैयार। चलो आगे लिखो। हाउ टू कैलकुलेट, एंड डालो, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ लॉ। ये आपको याद होगा पिछले काफी सालों से, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, फिर भी स्टैंडर्ड है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए करना जरूरी है। किसी को याद है ये बॉडी डायगोनल में कितना आंसर आता है? 5/6। 3 आंसर होते हैं इसके, 5/6, 7/12, 3/4। पॉइंट्स अलग अलग करने पर, अब ये पॉइंट्स ये हैं, इसका आंसर आएगा 5/6। करके दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल, इसलिए एक बार तरीके से सीख लो। और आज एक नई बात सीख के जाओ, किरचॉफ लॉ के अंदर क्या ताकत है। एक तो कहीं फेल नहीं हुआ, पूरे चैप्टर ने साथ दिया। आज लास्ट लेक्चर है, और लास्ट लेक्चर में ये आपको एक और मेथड दे रहा है कि किरचॉफ लॉ की सहायता से आप किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, बताता हूं आपको। सभी लोग बोर्ड पे देखो, मुझे किसके बीच में चाहिए? बिटवीन ए एंड बी। जिसके बीच में चाहिए वहां पर एक बैटरी लगा दी। सभी लोग बोर्ड पे देखें, यहां से करंट निकली आई, आई करंट यहां के रुक गई। बताइए कितने रास्ते, कितने रास्ते? 3। क्या ये आर आर देख के बटेगी क्या? नहीं, इस ब्रांच का पूरा सोचिए, जिस जो इसमें चली गई उसको 1 2 3 फिर निकलेगी, जो इसमें चली गई 1 2 3 फिर निकलेगी, जो इसमें चली गई 1, यहां से जाए भी तो भी 3 बार, यहां से जाए तो भी 3 बार। हर करंट को कम से कम कितनी बार गुजरना पड़ रहा है? मतलब सारे रास्ते कैसे हैं? आइडेंटिकल। अब बताओ ये आई कैसे टूटेगी? I/3, I/3, I/3। कई बच्चे में बोलते हैं सर मैंने ये आर देख के सोचा, नहीं, इन आर को देख के नहीं, उस पूरे ब्रांच को देखकर। ये तीनों रास्ते बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब I/3 यहां के रुक गई, बताओ कितने रास्ते? 2। अब देखो दोनों रास्ते बराबर हैं, ये वाला 2 से होके जाएगा, ये वाला भी 2 से होके, बताओ कितनी टूटेगी? I/6, I/6। यहां I/3 रुक गई, I/6, I/6।
ये I/3 रुक गई, I/6, I/6। और सुनिए, और सुनिए, ये वाले पर आओ, इस वाले पे आओ, यहां से I/6, नीचे से I/6, I/3, इस पे आओ, I/6, I/6, I/3, इस पे आओ, I/6, I/6, I/3, इस पे आओ, I/3, I/3, I/3। और बैटरी से जितनी करंट निकलेगी उतनी करंट वापस एंटर कर गई। इसका मतलब हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही। पर सर आप ये कह रहे थे किरचॉफ लॉ लगाने से इक्विवेलेंट कैसे आ जाता है, उस पर लाइट थोड़ी सी डालो, वो आप देखो। किसी भी रास्ते में किरचॉफ लगा देना, किसी भी रास्ते में, मैं सबसे छोटा लेके दिखा रहा हूं आपको, आपकी इच्छा हो घर पर ट्राई करना मेरे कहने पर, कोई भी रास्ता यहां से होते हुए, छोटे से होते हुए, बड़े से होते हुए, कहीं से भी सबसे सेम आंसर आएगा। मैं इस रास्ते में लगाना चाहता हूं किरचॉफ लॉ, आइए लगाइएगा। यहां से चलिए, बोलिए, कुछ नहीं, यहां बोलिए, यहां, यहां -I/3 R, यहां बोलिए -I/6 R, यहां बोलिए -I/3 R। कुछ नहीं, 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 छोटे से बड़ा +V, तीनों नेगेटिव को वहां भेज दो, IR/3, IR/6, IR/3, LCM 6, 3 2 जा 6, 6, 3 2 जा 6, 2 2 4 और 5। इसको ऐसा लिख दो, V बराबर I 5R/6। नाउ कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, V बराबर IR। V सर्किट की टोटल बैटरी, हाँ सर। I सर्किट की टोटल करंट, हाँ सर, टोटल करंट आई थी। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है R इक्विवेलेंट कितना, 5R/6। लगाया आपने सिर्फ किरचॉफ था, केवल किरचॉफ। आज किरचॉफ का आपको एक और आइडिया मिला, यूजिंग किरचॉफ आप किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है और एट द एंड जाके उसको V बराबर IR से कंपेयर कराना है। क्योंकि ये V कौन है, क्या ये V टोटल वोल्टेज है, क्या ये I सर्किट की टोटल करंट है, तो ये टर्म क्या बताएगी, R इक्विवेलेंट बताएगी। देख लीजिए, आया नहीं है पर स्टैंडर्ड है, फेमस सवाल है और एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसलिए आना चाहिए हमें कि हाँ सर एक एक बात जो दी हुई है वो तो 100% सीखे। 5R/6, एक बार और समझा देता हूं, आप लिख लीजिए। अगले 3 दिन के बाद कैपेसिटर का होमवर्क आएगा, तो 3 दिन 1.5 घंटा और दीजिए चैप्टर को, तो 3 दिन में हो जाएंगे 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में एक बार मॉड्यूल एनसीईआरटी फिर से लगाइए, इतनी बढ़िया लगा के रख लीजिए सर। अब मैं जुलाई में देखूंगा, लास्ट जून जुलाई में सेमी मेजर मेजर में, क्योंकि अब इनके लिए समय नहीं है अब, क्योंकि अब तो हमें समय किस में देना पड़ेगा, जो बहुत पुराने चैप्टर है, मॉडर्न बहुत पुराना हो गया, इलेक्ट्रो बहुत पुराना हो गया, उसको मई जून में ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो इनको तो बहुत अच्छा करके रख लो 2-2 बार, ताकि ये रिवीजन में समय कम लगाएं और फटाफट तैयार हो। अब जो चैप्टर बचे हुए हैं इनको साथ साथ में ही बहुत बढ़िया करो, जैसे ऑप्टिक्स चालू होगा, सर्कुलर रोटेशनल चालू होगा, इनको साथ में ही करो। रेस साथ में लेके चलो, रेस को, एनसीईआरटी को। क्या सर अब कौन सा मौका आएगा सर बाद वाला, अब कोई बात नहीं है, अब तो साथ ही साथ जितना हो जाए सर वो बढ़िया है। अब कोई बाद वाला समय नहीं है सर, बाद में कर लूंगा सर, रिवीजन करूंगा जब एनसीईआरटी करूंगा सर।
अब तो साथ जो जो चैप्टर चल रहा है उसके पैरेलल में सब चीजों को लेकर चलो। जल्दी आए। होमवर्क निकाल लें अब। एनसीईआरटी दे दी थी कि एनसीईआरटी? ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों वाली बात समझ में आ गई क्या? किरचॉफ लॉ की सहायता से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, ये बात सिखानी थी। बाकी तो डायरेक्ट 5R/6 याद होना चाहिए। 5R/6 डायरेक्ट टिप्स पे याद होना चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। हाँ भाई, बढ़े क्या? एनसीईआरटी निकाल लें। हाँ जी, चलो आगे से चालू करो। 3.1 से, 3.1 से। 3.1 में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम करंट। अब सर, मैक्सिमम करंट में आपने तो बताया था कि इंटरनल बराबर एक्सटर्नल। बिल्कुल सही बताया था। पर भाई इसमें तो इंटरनल है ही नहीं, एक्सटर्नल तो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे? तो सर इसमें इंटरनल बराबर एक्सटर्नल तो तब लगेगा ना जब मेरे पास एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा, और मैं उसको क्या करूंगा, वेरी करके मैक्सिमम करंट लाऊंगा। इसमें एक्सटर्नल है ही नहीं। इसका मतलब, अब बताओ मैक्सिमम करंट कब आ सकती है? सोचो, सोचो। ये सेल दोनों के एंड्स को सीधा मिला दो, क्या इस समय मैक्सिमम करंट आ जाएगी क्या? बट ऑब्वियस है
क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो बताइए मैक्सिमम करंट E बाय R। तो फिर वो आपने सिखाया था इंटरनल बराबर एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल सही सिखाया था। वो कब लगेगा, जब सर्किट के पास इंटर रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल भी है, और आप एक्सटर्नल को वेरी करवा रहे हो, और आपसे पूछा गया है ऐसा आर बताओ जब सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्या बात सही है क्या, इस बात को ध्यान रखिए। चलो लाइट ऑफ कराओ, कहाँ है भाई, बंद कहाँ है, स्विच देख तो, बाहर है क्या, देख तो, जा भाई, आगे वाली 5 बंद कर दे बस। जा एक जना और चला दे भाई, देख बता दे उसको, आइडिया दे दे ऐसे कि हाँ। लास्ट तक दिख रहा है क्या, अब ठीक है। चलो अब एक दो चलने दीजिए। अब क्या चाहते हैं कि सब पेपर का क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मॉड्यूल में 2019 तक की है, उसके बाद 3 पेपर हुए हैं, 2020, 2020 कोविड और 2021। सारे क्वेश्चन लिखेंगे 1 घंटा लग जाएगा, 10 मिनट में करके देखते हैं, ताकि आइडिया भी लग जाएगा क्या पढ़ाई करी हमने पिछले 12-13 दिन में, सवाल का लेवल कैसा है, और पेपर में क्या पूछा जाता है, और अपडेट हो जाएंगे पूरा। चलो पहला कह रहा है कॉपर का रो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। कॉपर का कौन सा, फर्स्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर के केस में चलता है ये, और नाइक्रोम के केस में, नाइक्रोम, नाइक्रोम के केस में लीनियर चलता है और बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए ध्यान रखिए कॉपर के केस में क्या आएगा, फर्स्ट क्लास में बनवाया था, कॉपर मेटल है और मेटल का टेम्परेचर के साथ रो तेज गति से भागता है। मैंने आपको ये भी बताया था वास्तव में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, याद करिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा आंसर, फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट यूज आया रो वर्सेस टेम्परेचर। बोलिए क्लियर है क्या, बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, a charged particle has a drift velocity, drift velocity मतलब ये क्या दे रखा है, vd, has an electric field E। ऐसे अंदाज में करिए न्यूमेरिकल पेपर में जब आता है, गिवन लिखते गए, क्या पूछा है, मोबिलिटी, सिंबल म्यू, तुरंत तीनों के बीच में रिलेशन vd बराबर म्यू ई, तो म्यू बराबर vd बटे ई। इतना कैटेगरी वाइज पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन को देखते क्लिक करना चाहिए क्या लगाना है, तब बात होगी फुल ऑन फुल की, क्या हाँ सर बिल्कुल फंडे क्लियर है। वीडी बताइए, वीडी 7.5, ई बताइए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये कितनी बार भाग 2.5, ये ऊपर जाएगा 10, 10 में 4 गया 6, 2.5 इंटू 10 की पावर 6, ऑप्शन नंबर 4। दूसरे में कॉन्सेप्ट वीडी बराबर म्यू। तीसरा देखिए, 2020 के चल रहे हैं, 2020 कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग आते ही टेबल, टेबल आइडिया होना चाहिए, बी, बी, रॉय, ग्रेटेन, ब्रिटेन, वेरी गुड, वाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं हो, तब दिमाग में चलेगा, 1 मिनट में तो फ्री होना है सर। अब देखो पहला कलर येलो, येलो का पहला 4, वायलेट, वायलेट का भी पहला नंबर 7, ब्राउन, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, गोल्ड, गोल्ड का प्लस माइनस 5 या 10, 5, तो 470 प्लस माइनस 5। आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बताओ, टॉलरेंस बताओ, रेजिस्टेंस 470,
टॉलरेंस 5, कलर कोडिंग। इतने बेसिक सवाल आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक मन में एनालिसिस हो जाए, अरे यार पेपर में ऐसा कुछ भी कठिन नहीं आता, सिर्फ जरूरत है रिवीजन की। इतना खतरनाक रिवीजन हो कि मैं सवाल देखते कम से कम समय में उसको सही कर सकूं, और सब पेपर के क्वेश्चंस हैं। आइडिया लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ सर, अपना तो मॉड्यूल एनसीईआरटी रेस इससे बहुत कठिन है, ये तो बहुत आसान पेपर आ रहा है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अ रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। लेफ्ट गैप, तो पहले मीटर ब्रिज की फोटो आनी चाहिए, तुरंत मीटर ब्रिज की फोटो बनाई। ये मीटर ब्रिज की फोटो, ये कौन सा गैप होता है इधर वाला, लेफ्ट, ये राइट। लेफ्ट में कोई आर है, राइट में कितना है 10, विच डिवाइड द ब्रिज वायर। ब्रिज वायर कौन सा होता है, ब्रिज वायर, यही तो मीटर ब्रिज वायर है। कितने में काट रहा है, 3:2। ये ब्रिज वायर है, और इसका नाम क्या रखा है इसने, रेजिस्टेंस वायर। इसका नाम तो रखा है रेजिस्टेंस वायर, और इसका नाम क्या रखा है, ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज का सवाल मतलब बोनस, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। R/3, 10/2, 5, R/15। पर सर ये पूछा नहीं है सर, उसने कुछ और पूछा है। यदि लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, कौन है रेजिस्टेंस वायर भाई, ये या ये, सर ये है सर, ये तो ब्रिज वायर है। इसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। तो सोचो 15 ओम जो रेजिस्टेंस है वो कितने में आ रहा है, 1.5 मीटर में। तो आपसे पूछा है बताओ 1 ओम में कितनी लेंथ आएगी, 1 ओम में, 15 ओम में 1.5, 1 ओम में 1.5 डिवाइडेड बाय 15, यूनिटरी मेथड। सर वापस सिखा दो सर एक बार, ये 15 ओम आ गया, ये 15 ओम कितनी लेंथ का है 1.5, कह रहा है ना, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर ये रहा, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर में कितना 15, तो 1 ओम में कितना, ये पॉइंट नीचे जाएगा 10, 1/10, 0.1, 1 इंटू 10⁻⁻1, कौन सा 4। यूनिटरी मेथड, मीटर ब्रिज। सर लास्ट वाली बात तीसरी बार बताओ, तीसरी बार सुनो, रेशियो से R 15 ओम आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये 15 ओम कितनी लंबाई में है 1.5, 1.5 मीटर में कितना ओम 15 ओम। तो 1 ओम में बताओ, 1 ओम में, 1 ओम में कितना होगा 15 से डिवाइड, हो गया, बनी बात। 2020, इतने आसान सवाल हैं। अगले पे आइए, मीटर ब्रिज पढ़ो। क्या कह रहा है, two solid conductors are made up of same material, rho से, rho is a characteristic property of material, same length L, same resistance। भाई ने ये क्या कर दिया, R बराबर रो L/A में रो सेम, L सेम। जब 3 फैक्टर सेम हो गए तो एरिया तो सेम ही रहेगा। एरिया अलग कैसे हो सकता है, 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीज, तो एरिया सेम। तो A1/A2 का रेशियो
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आर बराबर रो एल बाई ए, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया, तो चौथा फैक्टर तो सेम रहेगा ही। तो रेशियो कितना आएगा? 1:1। कौन सा लूप है? बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इसमें ठीक है सर, लगा लेंगे सर। बोलो इसकी करंट I2 करंट के साथ चल रहे हैं, माइनस I2 R2 माइनस E2 प्लस E3। अब अपन जा रहे हैं ऊपर, करंट नीचे, प्लस I3R1 इक्वल टू, सबको वहां ट्रांसफर कर दोगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। आप एक एक पेज में किरचॉफ लॉ सॉल्व करते हो, मैंने आपको कहा आता ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। और उसने सब पूछ लिया, करंट के साथ भी चलवा लिया, करंट के अपोजिट भी चलवा लिया, एक बैटरी में पॉजिटिव भी करवा लिया, एक बैटरी में। आप एक एक पेज में लगे पड़े हो सॉल्यूशन में, ये I1 वो I2 वैल्यू पुट, है ही नहीं, पेपर का लेवल ही नहीं है। आपको तो ये सोचना चाहिए ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, खटाखट 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 आने चाहिए। इसलिए हम आपको कहते हैं आप पिछले 25 साल के 30 साल के पेपर देखो तो सही, कोई एक क्वेश्चन लाके बता दो जो 2 मिनट से ज्यादा हो रहा हो किसी भी टॉपिक का, तो आपको पता चल जाएगा कि सर है ही नहीं, लंबा सवाल ही नहीं आता सर। अगला देखो, कितना सिंपल, किरचॉफ की जरूरत नहीं है, ओरल हो जाएगा। दो बैटरी हैं, सपोर्ट कर रही हैं, दोनों करंट एक ही साथ देंगी, दोनों एक साथ ही देंगी, 4 और 2 6, 4 1 6, 6/6। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दोनों बैटरी सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट में E1 प्लस E2 होता है, 4 और 2 6, और तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में 6/6 1। चार और 8 सीरीज, 12, 12 और 6 पैरेलल, 12 × 6/12 + 6 कितना? 4। इन सब की जगह आएगा 4, 4 4 8, 16 ओम आंसर। सीरीज, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, 4 4 और 8 कितना? 16। देखें, देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट Vd बराबर E/m इंटू टाउ, ड्रिफ्ट R, A से R सब में है, ड्रिफ्ट मतलब सब बच्चा कर रहा है ड्रिफ्ट। रजिस्टिविटी नहीं याद आ रहा अभी, छोड़िए, रजिस्टिविटी डायरेक्ट याद नहीं है, याद है तो बहुत बढ़िया है। J बराबर होता है सिग्मा E, पर रजिस्टिविटी चाहिए 1/ρ, तो रो बराबर E/J, E/J, B है S।
BS, दो में है, दो कट गए, रिलैक्सेशन पीरियड नहीं याद आ रहा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी I बराबर NaEVD, ए को नीचे भेजा, I/A, J बराबर NeVD, D का Q, D का Q, बताइए A का R, B का S और D का Q, C करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, याद ही नहीं आ रहा था इसका फॉर्मूला, आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, हो गया ना काम, पढ़ रही है क्या आवश्यकता सी की? देखो आप चारों में लगे पड़े, मैं तो चारों ही करूंगा, तीन से ही काम हो रहा है, कभी कभार हो सकता है दो ही से काम हो जाता है। तो फंडामेंटल फॉर्मूले सटीक याद रखिए। मैं बीच बीच में बदतमीजी कर रहा हूं, आपको रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कि आप बोलो, मना करो, अरे मत करो, मैं बायो चिल्ला रहा हूँ, ये कर, मतलब नहीं है ना, इसमें डांटूंगा तो 2-5 मिनट खर्च ही होंगे ना, नहीं डांटूंगा तो आप ज्यादा परेशान होंगे, अरे यार सर ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, अगली बार आप धीरे धीरे कम करते जाओगे, मैं बीच में अलग अलग आवाजें निकालता हूँ, नहीं तो क्या होगा, मैं सर मैंने बीच में अलग अलग आवाज निकाली, टू, अलग अलग आवाज निकाली, टू टू, आपने कोई पूछा ही नहीं कि क्यों निकाल रहे हो, क्या हुआ, ना डांटा ना पूछा आपने कुछ, आप तो आगे पढ़ाते ही चले गए, तो भाई यहाँ तो पढ़ाई का एम है ना, चुटकुले शायरी का समय बचा कहाँ है, अब मैं बीच में अभी बायो बायो एक ऑप्शन दो ऑप्शन चिल्ला रहा हूँ, पर आप मुझे एंटरटेन ही नहीं कर रहे, आप तो खटाखट आगे से आगे बढ़ रहे हो, तो मैं अगली बार धीरे धीरे खुद ही चुप हो जाऊंगा, ये मास्टर साथ में मजे नहीं ले रहा, इससे बढ़िया है पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाने पढ़ाई पढ़ाई की बात चल रही है, नहीं तो क्या उसमें मैं इन्वॉल्व होऊंगा, अरे यार क्यों बोलते हो, क्या हुआ और बताओ, क्या बातें हैं, और बातें बताओ, आप 4-5 और बातें बताओगे, 10 मिनट खर्च हो जाएंगे, फायदा नहीं ना भाई, अभी तो लड़ाई है आगे बढ़ने की, नहीं सर ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए, सब पढ़ रहे हैं सर मैं क्यों पीछे रहूं, वो लड़ाई चल रही है भाई, अब नहीं है कि अब मजाक वाली तो समय ही नहीं है अब भाई, आप 25 मिनट रोक कर कैपेसिटर को ये करा रहे हो केवल इसलिए कि मैं आज घर पे एनालिसिस करूं तो मुझे लगे कि यार मैंने 10 दिन में कनेक्टिविटी जितना पढ़ा उससे मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसको मैंने और मजबूत कर लिया ना तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा, ये मेरे 4-5 सवाल तो तैयार हो ही जाएंगे बढ़िया। अगला देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया और सेम मटेरियल, इसका मतलब चारों वायर सेम हो गए, एल ए रो आर सेम, चारों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, चारों पैरेलल में, चारों पैरेलल में, मतलब कितना देगा R/4, कितना है ये 0.25, तो R की वैल्यू 1, अब आपने इन चारों को किसमें लगा दिया, सीरीज में, चारों को सीरीज में लगा दिया, कितना 4R, R कितना 1, पहले पैरेलल में लगे हुए थे, 10वीं क्लास का सवाल है, पहले पैरेलल में लगे हुए थे, वहां से R निकाला, फिर किस में लग गए, सीरीज में 4R, 20 सेकंड 30 सेकंड है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगला देखिए, और ऐसा एक साल नहीं, ऐसा पिछले 20 साल से हो रहा है, पेपर का लेवल यही रहता है, यही पेपर का लेवल है, बस एक्यूरेसी के साथ करना है। एक पोटेंशियोमीटर है, पहले वो 1.5 से साथ बैलेंस होता है, कितने पर 36 पर, अब सेल चेंज कर दिया, अब बताओ बैलेंसिंग लेंथ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, पहले 1.5 पर, पहले की लंबाई 36, बाद की लंबाई पूछी है, बाद का पोटेंशियल 2.5, पोटेंशियोमीटर E1/E2 बराबर L1/L2, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अगला, ये क्या है सर, ये करंट डिवीजन है, I1I यहां के रुक गई कितने पार्ट में, I2 और मुझे I3 पूछा है, तो I3 कोशिश करो I3 डायरेक्ट लिखने की, बोलो
बोलो, जिसमें चाहिए वो नहीं, दूसरा R2 अपॉन दोनों का सम इनटू आने वाली कुल करंट I1। मुझसे पूछा I3 बाय I1, इसको इधर भेज दो। तो R2 अपॉन कौन सा ऑप्शन, करंट डिवीजन टेक्निक, सीधा। सर मुझे I3 चाहिए, I3 चाहिए, जिस ब्रांच में करंट चाहिए वो नहीं, दूसरा करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। I3 चाहिए, I3 नहीं, R3 नहीं, कौन सा, R2 अपॉन सम इनटू कुल करंट, आने वाली कुल करंट I1। I1 नीचे ले गए, सिंपल, R2 अपॉन R2 प्लस R3, ऑप्शन नंबर बी। देखते जाइए। हाँ जी, किसका, नहीं प्राइमरी का होता, वो देखते ना कि वो प्राइमरी का ईएमएफ है। प्राइमरी कभी बैलेंस थोड़ी ना होता है, बैलेंसिंग लेंथ किसके लिए आती है, सेकेंडरी के लिए आती है। दो 2021 ये वाला हो गया क्लियर। हाँ, इसकी बात कर रहे थे। पोटेंशियोमीटर सर्किट, अ सेल ऑफ ईएमएफ गिव बैलेंस पॉइंट। बैलेंस कौन होता है, बैलेंस सेकेंडरी में लगा हुआ, प्राइमरी में लगा हुआ कभी बैलेंस नहीं होता। वो तो सर्किट में करंट फ्लो करवाता है ताकि नीचे वाले सेल क्या हो सके, बैलेंस। तो ये दोनों सेल कौन से हैं, सेकेंडरी के। इस साल के 4 क्वेश्चन देख लो, ये वाला करंट डिवीजन टेक्निक, ये E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। तीसरा पैरेलल में I/4, सीरीज में 4R। और चौथा फॉर्मूला बेस। चारों सवाल फॉर्मूला बेस हैं, कहीं कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। करते चलिए, प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए, तरीका टारगेट बनाइए। सर अब 160 170 ये चाहिए कम से कम। लिखें, हेडिंग डालिए नए पेज से। हेडिंग डालें, कैपेसिटर। और सीरियस नोट पे जाइए, हम अपने मैक्सिमम लेवल पे चल रहे हैं कि पुराने पेपर्स भी कराइए, एनसीईआरटी भी तरीके से करा रहे हैं, रेस पूरी करा रहे हैं, मॉड्यूल करा रहे हैं। कारण है क्योंकि अभी लास्ट के 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं। यहाँ हम ढीले पड़ जाएंगे तो फिर कैसे आपको साथ लेके चलेंगे। तो हम अपने पीक पे चल रहे हैं, आप भी अपने पीक पर चलिए। 6-7 घंटे 8 घंटे रोज पढ़कर आइए, होमवर्क करके लाइए, आगे से आगे चलिए। सर तैयार है सर, आगे बताइए सर। सर ये भी कर लिया सर, इसमें डाउट बताओ सर। अब सर नेक्स्ट क्या टारगेट है। इस तरह से आगे चलोगे ना तो ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलो, होमवर्क बना के लाओ, फॉर्मूले याद करो। अब 2 दिन है कैपेसिटर में, कैपेसिटर का होमवर्क आएगा सैटरडे को, फ्राइडे तक 2 दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरा अच्छे से छांट लो। एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 2 बढ़िया, एनसीईआरटी पूरी। टारगेट रखो, जैसे कल का टारगेट। अब कल का टारगेट लिखो, क्या करेंगे। कल करेंगे केवल एनसीईआरटी, कैपेसिटर पढ़ेंगे 1 घंटा, 25 मिनट एक्सक्लूसिव किसको दें, एनसीईआरटी। 3.1 से लेकर 3.13 पूरे लिख लो। एडिशनल में टिक लगवाए थे कौन कौन से, लिखो एडिशनल में कौन कौन से, जो जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो टिक लगवा देता हूं, वो करो। लिखें, 3.23, 3.23, 3.22, 3.21, 3.20, 3.16, 3.15 और 3.1 से 3.13 सारे। ये केवल ये करके लाओ बस, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और एक एक सवाल को सोच कर आओ, ताकि कल जब हम डिस्कस करें ना तो आप अच्छे तरीके से अपने डाउट पूछ सको। ये पुरानी एनसीईआरटी है उसके लिए। बढ़े आगे, तो कल इससे आगे चालू करेंगे कैपेसिटर।
अब टारगेट रहेगा 1 घंटा तो कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, 25 मिनट डिस्कशन कराऊंगा। नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर है। चलिए, थैंक यू सो मच। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछा नहीं भैया, स्लाइड दिख रही थी क्या? बात ही नहीं करी। चलो ठीक है, बढ़िया। सारे क्वेश्चन दिख गए थे। हाँ, 3 पेपर कवर किए हैं, 2020 का, 2020 कोविड, 2021, 2019 तक के तो मॉड्यूल में है ही। सही, बहुत बढ़िया। ओके भाई।